इन्फिनिटी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी इस चैनल पर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आने वाले मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका साइंस सब्जेक्ट का है। इसमें टोटल आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। चलेंगे, हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है? ए छाया, बी उपछाया, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी बनता है उसको बोलते हैं शैडो या छाया। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत। कितनी होती है समतल दर्पण की? तो जो इसकी फोकस दूरी होती है वो होती है इन्फिनिटी, बोले तो अनंत। क्वेश्चन नंबर 3, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी -1D, 1.5D, C 1D और D 2D। तो क्या होता है इसका उत्तर? इसका उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही हो जाएगा 1D। चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाईफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो किन को कहते हैं? कहते हैं कॉनकेव लेंस, अर्थात अवतल लेंस को ही हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। चलेंगे पांचवें प्रश्न की ओर। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है भिन्न भिन्न, समान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? ये भिन्न भिन्न होता है, मतलब डिफरेंट होता है। प्रकाश की चाल हर माध्यम में अलग होगा। निर्वात में अलग होगा, शीशे में अलग होगा और पानी में अलग होगा, हवा में अलग होगा चाल। छठे प्रश्न की ओर चलेंगे। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मात्रक विहीन। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन होता है। चलेंगे हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कांच का, हीरा का, बर्फ का, वायु का। तो किसका होता है अपवर्तनांक? मतलब कि जिसको सबसे ज़्यादा परिवर्तित कर दे, परावर्तन कर दे। तो किसका होता है? वो होता है हीरा का। देखिए, इसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं देखेंगे, मतलब डिस्क्रिप्टिव तरीके से नहीं देखेंगे। इसमें हम लोग केवल जल्दी जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्लास आगे आएगी। चलेंगे हम लोग आठवें प्रश्न की ओर। एक अभिसारी लेंस बनता है सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, बी सदैव आभासी प्रतिबिंब, सी कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा बनता है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कुछ प्रश्न मैं हमेशा देता हूं आपको कमेंट बॉक्स के लिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप लोग कितने गहराई से इसको पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। चलेंगे हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो किसका परिणाम होता है? स्कैटरिंग, बोले तो ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन। चलेंगे हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न ये रहा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल, नीला, हरा, इनमें से सभी। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है? ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। एक इसका फार्मूला हमने लिखा है नीलाह। नीलाह मतलब नीला, लाल, हरा। ये आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से निमोनिक्स का निर्माण कर सकते हैं। मैं ऐसे ही बता दिया आपको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं? कार्निया में, पुतली में, रेटिना में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे होती हैं? 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेटिना में। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार, इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग किया जाता है?
उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि के उपचार के लिए उत्तल लेंस, जबकि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/6, 1/10, 1/16 एंड नन ऑफ दीज। कौन सा होता है इसमें? इसमें होता है 1/6 होता है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? J/sec स्क्वायर, J/sec मतलब सेकेंड है ये, जूल/सेकेंड। इसमें आपको देखना है, देखिए आप ऑप्शन नंबर C इधर दिया है, D इधर दिया है, मैं हटा दे रहा हूँ इसको। इसका उत्तर आपको बताना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग 15वें प्रश्न की ओर। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 100 यूनिट, 10 यूनिट, 1 यूनिट, इनमें से कोई नहीं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ये होता है 10 यूनिट के बराबर। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे सही हो जाएगा। 16 नंबर है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वोल्ट, वाट, जूल, न्यूटन। तो कौन सा है इसमें? तो इसमें होता है वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। 1 किलोवाट हर्ट्ज बराबर होता है 36 जूल के, 36 × 10⁶ जूल के, 3.6 × 10⁶ जूल और 3600 जूल। तो ये 17 नंबर का उत्तर जो हो जाएगा सही, 36 × 10⁶ जूल। अब चलेंगे हम लोग 18वें प्रश्न की ओर। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? मैक्सवेल, आइंस्टीन, फ्लेमिंग, ऑर्स्टेड। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है। ये प्रश्न हमें लगता है कि हर एक छोटी से बड़ी एग्जाम में पूछा ही जाता है और इसका उत्तर भी काफ़ी सरल है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑर्स्टेड। चलेंगे 19 प्रश्न की ओर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय, रासायनिक, ऊष्मी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर देना है। कौन सा इसमें सही होगा? थर्मल, बोले तो ऊष्मी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो किस में होना चाहिए? एक सीरीज में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध का अगर मान बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी प्रश्न इजी है और कई जगह पूछे भी जाते हैं, जैसे लोहा, चांदी, नाइक्रोम, तांबा। तो ये हमेशा जब भी प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, आपका प्रेस हो गया, इस सब में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? NH3, अमोनिया, O2 बोले तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा उत्तरदायी होता है? ये होता है CO2। CO2 का एक विशेषता होता है कि यह हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और इस ऑब्जर्व की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। चलेंगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? ए पेट्रोलियम, बी प्राकृतिक गैस, सी कोयला, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा है जीवाश्म ईंधन? जीवाश्म ईंधन वो होता है जिनमें जीवों की साक्ष्यता पाई जाती है, अर्थात पेट्रोलियम में भी पाई जाती है, प्राकृतिक गैस में भी पाई जाती है, कोयला में भी पाई जाती है। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलेंगे। सूर्य तथा
अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपको बताना है। इनमें होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, बोले तो नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन का हीलियम में विघटन होता है, इसलिए वहाँ से एनर्जी निकलती है जो कि सूर्य से पृथ्वी तक आती है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर 26। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 को आपको बताना है। इसका हो जाएगा इनमें से सभी। बिजली उत्पादन के लिए भी, भूमि सिंचाई के लिए, जल आपूर्ति के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए इस बांध का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 27। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? डेनियल सेल, सौर सेल, सूखा सेल, इनमें से कोई नहीं। 27 का हो जाएगा सूखा सेल। ड्राई सेल का प्रयोग करते हैं। कोई भी खिलौना हो गया या आपका घड़ी हो गया, उसमें ड्राई सेल का ही प्रयोग किया जाता है। 28 प्रश्न की ओर। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी प्रयोग होती है, गैस मुक्त होती है? आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 29 नंबर है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये आपका अभिक्रिया हो गया और ये ऑप्शन दिया गया है। जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है। सी, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन मोना ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। क्या होगा 29 का? आप इसको आराम से सॉल्व करके उसके बाद इसको उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा बनता है? निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दुधिया कर देता है? CO, CO2, O2 एंड Cl2। तो कौन सा कर देता है? आपका CO2 कर देता है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है? CaO, CaCO3, CaOH का ट्वाइस, Ca कैल्शियम। तो क्या हो जाएगा इसमें 32 का हो जाएगा CaOH का ट्वाइस। उसका 33 पे आएंगे। दंत मंजन प्रायः होता है अम्ली, लवणयुक्त, क्षारी, इनमें से कोई नहीं। दंत मंजन बोले तो टूथपेस्ट। 33 का हो जाएगा एल्कलाइन होता है, बोले तो क्षारी होता है। चलेंगे हम लोग 34 की ओर। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो नींबू जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें कौन सा होता है? उसमें सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। चलेंगे हम लोग 35 की ओर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है 4, 5, 8, 10.5। तो कितना होता है? इसमें होता है 8 होता है। जो इसका मान होता है वो 8 होता है। 35। अब चलेंगे हम लोग 36 की ओर। जस्ता का अयस्क है बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड, सिनेवार, जिंक ब्लेंड। तो 36 का क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक ब्लेंड। 37। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है फेरस, क्यूप्रियस। AU से होता है आपका यही आपका उत्तर सही है।
एल फॉर एल्युमिनियम हो जाएगा यहाँ पे। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 38, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? CaCl2, CO2, KCl, HCN। कौन सा यौगिक नहीं है? 38 का क्या हो जाएगा? HCN। HCN एक यौगिक नहीं है। चलेंगे हम लोग 39 की ओर। हीलियम गैस है सक्रिय, अक्रिय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? बी, इनर्ट होता है, अक्रिय गैस है। हीलियम एक अक्रिय गैस है। हम लोग आधे प्रश्न की ओर पहुंच गए हैं। करीब 80 प्रश्न हैं, जिसमें से हम लोग 40वां प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 40वां नंबर है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है लोहा, सोना, चांदी, हीरा। तो कौन सा पदार्थ या प्राकृतिक पदार्थ जो सबसे ठोस है? क्या हो जाएगा इसका? डायमंड, हीरा। हीरा बहुत ठोस है, लेकिन हीरा को गिराने पे चकनाचूर भी हो जाता है। चलेंगे हम लोग 41 की तरफ। बेंजीन का अणुसूत्र है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका बेंजीन का अणुसूत्र बताना है। कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखें, क्योंकि बीच बीच में मैं प्रश्न देता हूँ। मैं ये चेक करता हूँ कि आप लोगों को कितना आता है, क्या आता है, क्या नहीं आता है। चलिए हम लोग 42 की ओर चलेंगे। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? त्रिआबंध, द्विआबंध, एक आबंध, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें उत्तर सही हो जाएगा? इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, बोले तो एक आबंध बनता है। 43 की ओर पहुंचेंगे। चूना जल का रासायनिक नाम है, बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो 43 का क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे कितना अच्छा प्रश्न है। चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र यदि आपको पता है तो आप लोग जरूर जानते ही होंगे। कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका C12H22O11। बोले तो सुक्रोज। सुक्रोज, सुक्रोज को ही चीनी बोलते हैं। चलेंगे हम लोग 45 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? आपको इन चारों ऑप्शनों में से उत्तर बताना है, कौन सा सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। यहाँ पे हो जाएगा CH4। CH4 सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। 46 है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, मोल संख्या। इन्होंने अपना जो मापदंड बनाया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। 47 है, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? देखिए आपको क्या ध्यान देना है, नहीं है। Mg, मैग्नीशियम, सोडियम, रुबिडियम, लिथियम, Li। तो इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है? देखिए नहीं पे ध्यान देना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाता है अक्सर। तो 47 का क्या नहीं है? मैग्नीशियम नहीं है। चलेंगे हम लोग 48 की तरफ। निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? बेरियम, बोरान, ब्रोमीन, बेरिलियम। तो 48 का हैलोजन समूह का सदस्य कौन सा है इसमें से? ये है आपका ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 48 का सी सही हो जाएगा। चलेंगे 49 की ओर। जिंक का परमाणु संख्या है 27, 28, 29, 30। क्या होएगा इसका? इसका हो जाएगा 30। निकिल, कॉपर, जिंक, ये सीरियल से हैं 28, 29 एंड 30। चलेंगे हम लोग 50वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? अधातु, धातु, मिश्र धातु, इनमें से कोई नहीं। नॉन मेटल अधातु ऋणात्मक होते हैं, नॉन मेटल हमेशा ऋणात्मक होते हैं। चलेंगे हम लोग 51 की तरफ।
राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी, मतलब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी? पवना, खिजरी, रनी एंड रेनी। कौन सा स्थान था वो था रेनी था। चलेंगे हम लोग 52 की प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? वन रोपण, बढ़ती मानव जनसंख्या, सी हरे पौधे का उगना, जैव विविधता। तो इनमें क्या हो जाएगा? बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलेंगे हम लोग 53 की ओर। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनर्प्रयोग, वस्तु के उपयोग में कमी, इनमें से सभी। तो 53 का क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। वस्तु का पुनर्चालन होना चाहिए, मतलब रिसाइकलिंग होना चाहिए, रीयूज होना चाहिए, मतलब एक बार अगर जो पॉलीथीन यूज कर रहे हैं उसको दोबारा भी यूज करिए। वस्तु के उपयोग में कमी, पॉलीथीन यदि आप यूज कर रहे हैं तो उसकी संख्या कम यूज करिए, बहुत कम यूज करिए। चलेंगे हम लोग 54 की ओर। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, सिलिकॉन, प्लास्टिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 54 में हो जाएगा आपका सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग 55 की ओर। निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? इन चारों ऑप्शन को देखकर आपको बताना है कौन सा बायोगैस है। CH4 इनमें से बायोगैस है। चलेंगे हम लोग 56 की ओर। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है अस्थि, मज्जा गुहा, इनेमल, उसके बाद डेंटाइन। तो कौन सा होता है? ये लोग काफ़ी इजी है। 56 का हो जाएगा इनेमल, जो सबसे बाहरी भाग होता है, जो सफ़ेद कलर का, दुधिया कलर का दिख रहा है, वो होता है इनेमल। चलेंगे हम लोग 57 की ओर। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं यकृत में, आँख में, अमाशय में, अग्नाशय में। तो 57 का क्या हो जाएगा? स्टोमक में, अमाशय में। चलेंगे हम लोग 58 की ओर। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? लाइपेज, माल्टेज, टाइलिन, लैक्टेज। कौन सा होता है जो कि वसा के पाचन में सहायक होता है? 58 का हो जाएगा लाइपेज, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग देखेंगे 59 प्रश्न को। पित्त रस का रंग होता है पीला, हरा, सफ़ेद, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का हो जाएगा आपका येलो कलर होता है। जो पित्ताशय से रस निकलता है, पित्त रस, वो पीले कलर का होता है। चलेंगे हम लोग 60 प्रश्न की ओर। पौधों में श्वसन होता है तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से सभी। तो किस में होता है? ऑल ऑफ दीज। तना में भी होता है, जड़ में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा। चलेंगे हम लोग 61 प्रश्न की ओर। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? CO2, O2, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा CO2। रात में निष्कासन CO2 करते हैं और दिन में O2 का करते हैं। चलेंगे हम लोग 62 प्रश्न की ओर। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो कितने ATP का निर्माण होता है? 2, 4, 36, 38। तो 62 का हो जाएगा आपका 4 ATP का निर्माण करते हैं। चलेंगे हम लोग 63 प्रश्न की ओर। सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है 80, 120, 100, 130। आपको बताना है। ये हो जाएगा 63 का 80। चलेंगे हम लोग 64 प्रश्न की ओर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तना में, पत्ती में, फूल में, इन सभी में। इसी से रिलेटेड अभी हम लोगों ने पिछला प्रश्न देखा।
तो 64 का हो जाएगा टिश्यू, तना में। वाष्पोत्सर्जन किससे होता है? तना से होता है। पत्ती और फूल में नहीं जाइएगा आप लोग। चलेंगे हम लोग 65 प्रश्न की ओर। अस्थि क्या है? पदार्थ है, कोशिका है, ऊतक है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? सिक्सटी 64 प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो वाष्पोत्सर्जन हमारे हिसाब से तना में तो नहीं होना चाहिए। 64 का पत्ती से होता है वाष्पोत्सर्जन। तो एक बार इसको करेक्शन कर लीजिएगा, 64 को ऑप्शन नंबर भी कर दीजिएगा पत्ती में। चलेंगे 65 की ओर। अस्थि क्या है? पदार्थ है, कोशिका है, ऊतक है, इनमें से कोई नहीं। तो 65 का हो जाएगा आपका टिश्यू, बोले तो ऊतक। चलेंगे 66 की ओर। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, छाल में, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इन सभी में। तो किस में रहते हैं? ऑल ऑफ दिस, इनमें सभी में। छाल में भी रहते हैं, पत्तियों में भी, एंड सेलुलर रिक्तिकाओं में भी। 67 की ओर। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन, बोमेन संपुट। तो 67 का हो जाएगा नेफ्रॉन। 68 की ओर। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं टैनिन, रेजिन, गोंद, इनमें से सभी। तो 68 का क्या होगा? इनमें हो जाएगा सभी। टैनिन भी होता है, गोंद एंड रेजिन भी। 69 प्रश्न की ओर हम लोग। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है सेरिबल, पेडिकल, डायंसिफेलान, ऑप्टिक पाली, सेरिब्रम। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। स्मरण शक्ति जो होता है वो यही सेरिब्रम से ही होता है सब कुछ। चलेंगे 70 प्रश्न की ओर। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है जलानुवर्तन, रसायनुवर्तन, सी प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। चलेंगे 71 की ओर। एस्ट्रोजन स्रावित होता है वृषण से, थायराइड से, अंडाशय द्वारा, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं द्वारा। 71 का हो जाएगा ओवरी से, बोले तो अंडाशय से। चलेंगे हम लोग 72 की ओर। स्वपरागण निम्न में किन पौधों में होता है? एक लिंगी, उभयलिंगी, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस में होता है स्वपरागण? ये होता है दोनों में, एक लिंगी में भी होता है, उभयलिंगी में होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 73 की ओर। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? एंड्रोमेट्रियम, फंडस, योनि, इनमें से कोई नहीं। तो किस में होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एंड्रोमेट्रियम। 74 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? लेबिया माइनोरा, परिपक्व पुटक, फैलोपियन नलिका, शुक्रवाहिका। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शुक्रवाहिका। 75 की ओर। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? काफ़ी प्रश्न रिपीटेड हैं, बार बार ये प्रश्न आता है। तो किसे कहा जाता है? हेरोल्ड यूरे को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, सिडने फॉक्स को। तो 75 का सही हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। 76 प्रश्न ये रहा। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। जो मेंडल थे वो ऑस्ट्रिया के पादरी थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलेंगे 77 की ओर। इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है?
वंश, गण, वर्ग, जगत। कौन सा है? किंगडम। एक है KPCO FGS, किंगडम, फाइलम, क्लास, इस प्रकार से ये बना है FGS, KPCO FGS। चलेंगे 78 की ओर। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है जीवाणु, कवक, शैवाल, A और B दोनों। तो यहाँ पे 78 का D सही हो जाएगा, जीवाणु और कवक A और B दोनों। 79 की ओर। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, D A और B दोनों। इनको कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। जितने भी मांसाहारी होते हैं उनको द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। लास्ट प्रश्न ये रहा, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होती है? ये फार्मूला दिया था लिंडेमैन ने, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे C सही हो जाएगा, 10%। मतलब आप जितना खाएंगे उसकी एनर्जी का मात्र 10% आपके अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको देख लिया, इस श्रृंखला को। अगर आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और शेयर लाइक्स ज़रूर करें। थैंक यू।